गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम आज फिर एक नेक्स्ट वीडियो पे हम जब आए हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है इनहेलेशन। ये टॉपिक है बेटा इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब जो होता है बेटा अंदर लेना, इनहेल करना। इनहेलेशन मीन्स अंदर खींचना, सांस ली, इसको क्या बोलते हैं? इनहेल। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाए? इनहेलेशन। Inhalation is any drug or solution of drug administered by the nasal or oral respiratory route। नाक से और मुंह से कोई दवाई या कोई दवाई का सॉल्यूशन या कोई दवाई की एयर यदि अंदर खींची जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इंग्लिश के अंदर जो डेफिनेशन बनेगी बेटा वो है इनहेलेशन इज एनी ड्रग और सॉल्यूशन ऑफ ड्रग administered by the nasal or oral respiratory route. It is also known as inspiration. Inspiration means अंदर लेना और expiration means बाहर निकालना। Inspiration, INSPIRATI, inspiration. Inspiration means अंदर लेना, expiration means सांस को बाहर निकालना। Inspiration is the movement of air from the external environment थ्रू द एयरवेज इनटू द एल्वुलाई। हमारे बाहर के एनवायरमेंट से एयर को अंदर एल्वुलाई, जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई पाई जाती है वहां तक ले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। और इनहेलेशन मींस किसी दवाई के सॉल्यूशन सॉल्वेंट एयर को अंदर खींचना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। इसकी जो कॉमन कंडीशंस होती है बेटा इनहेलेशन थेरेपी की, कहां आप देते हैं? नॉर्मली हम कहां देते हैं बेटा? क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट को इनहेलेशन दिया जाता है। दूसरा एम्फाइसीमा, EMPHYSEMA, यदि आपके एयर एम्बोलिज्म हो गया, एयर कलेक्शन हो गया है आपकी एल्वुलाइज के अंदर, तो ये दिया जाएगा। ब्रोंकियोलैक्टेसिस, यदि आपकी ब्रोंकस के अंदर नॉर्मली वो डायलेट नहीं हो रही है या डायलेट हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन के अंदर इनहेलेशन दिया जाता है। ये इनहेलेशन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस मींस ब्रोंकस के अंदर यदि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इनहेलेशन मींस बेटा नॉर्मल मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल आता है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन का मतलब एक सिंपल सी भाषा में डॉक्टर कहता है भाप लेते रहना। भाप लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टीम इनहेलेशन। मींस जो स्टीमर, जो भाप देने का जो स्टीमर आता है, वो स्टीमर आपने इधर रखा, हाथ में पकड़ा और ऊपर से चादर ले ली और आप अपनी सांस को खींच रहे हो। तो जो स्टीम आपके अंदर जा रही है, आपके मुंह में, आपकी नाक में जो स्टीम जा रही है, ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके इन्फेक्शंस और जो अंदर जमा हुआ म्यूकस है उसको रिमूव करने के अंदर हेल्पफुल होती है। ठीक है बेटा। स्टीम इनहेलेशन आजकल नॉर्मल जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, कोई स्टीम इनहेलेशन प्रेफर नहीं करता, जाते हैं मेडिकेशन ले आते हैं, जबकि स्टीम इनहेलेशन इज बेस्ट थेरेपी टू ट्रीट कोराइजा, जुकाम और कफ। उससे जब आप स्टीम इनहेलेशन कवर्ड करके लेंगे, उसके बाद आपका स्टीम पूरा हो जाए, आप मशीन को बंद कर दीजिए और जब तक आपके अंदर का टेम्परेचर, आप चद्दर के अंदर बैठ के बोले, अंदर का टेम्परेचर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर नहीं हो जाए, जब तक वो उठा के नहीं फेंकना है। स्टीम ऐसे लेते हैं। स्टीम कैसे लेते हैं? पेशेंट को पोजीशन में, कंफर्ट पोजीशन में लिटा देते हैं, स्टीमर सामने रख देते हैं, कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं खींचिए सांस, वो सांस खींचता है, स्टीम अंदर लेता है। कोई कफ यदि आ जाए तो स्पूटम कप अंदर देते हैं जिसके अंदर वो थूकता रहता है, यदि स्पूटम आ जाए तो। उसके बाद में जैसे ही नॉर्मली 10 से 15 मिनट जब स्टीम हो जाती है, उसके बाद स्टीमर को बंद कर दिया जाता है और वेट किया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए कि अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट, जो चद्दर के अंदर का एनवायरनमेंट है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर हो जाए, जब उसको हटाया जाता है। वरना फिर क्या होगा? टेम्परेचर के इम्बैलेंस के कारण वो कंडीशन सही नहीं होती है बेटा। तो ये इसके एडवांटेज क्या है बेटा? अब ये क्यों प्रिफर नहीं करते लोग? क्योंकि इफेक्ट लेट दिखाता है, लेकिन टाइम एंड एफर्ट कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए। अब हमें तो क्या आदत ली है, गोली लो मस्त रहो, कुछ एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, इसमें तो टाइम लगाना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ डिलीवरी डिवाइसेस, और जो डिवाइसेस है उनकी डिलीवरी का फिक्स करना, लगाना, वो खराब हो गई, सही हो गई, वो भी टाइम लगेगा उसमें।
वो भी डिसएडवांटेज है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं। ये हो गए डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होंगे, टॉक्सिसिटी नहीं है इसकी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, आप आराम से ले सकते हैं और इसका जल्दी इफेक्ट आएगा आपके अंदर। ये हायर कंसंट्रेशन में जल्दी लंग्स के अंदर पहुंचेगा और टारगेट करेगा एक्शन को। ये इसके फायदे। इनहेलेंट में जो ड्रग्स आती हैं बेटा, ड्रग्स में नॉर्मली एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है, जैसे ब्यूडिसोनाइड। ब्यूडिसोनाइड इज द एंटी एलर्जिक ड्रग, BUDESONIDE, ब्यूडिसोनाइड, BUDESONIDE, ब्यूडिसोनाइड इज द एंटी एलर्जिक ड्रग। कौन सी हो गई बेटा, BUDESONIDE। ये ड्रग कौन सी हो गई बेटा, एंटी एलर्जिक ड्रग। ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी हम मरीज को इससे दे सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है बेटा, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं बेटा, आप एक दो एग्जांपल याद कर लो बस। एस्टेलिन, ASTHALIN, एस्टेलिन। एक याद कर लो ब्यूडकोर्ट, ब्यूडकोर्ट के बाद एक याद कर लो डेरिफाइलिन। बाकी तो एग्जांपल बहुत हो रहे हैं, एस्टेलिन, ब्यूटकोर्ट, मिस्टोजन, माइकोल, जेंथोल, टेलिफाइलिन, डियोफाइलिन, एरिफाइलिन, एपिफाइलिन। ये सारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। आप दो दो तीन तीन नाम इनके याद कर लीजिए। एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है, ओपियोइड्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी, ओपियोइड्स। ये ओपियोइड्स भी कभी सभी इनहेलेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। उसके बाद म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, म्यूकोलाइटिक जो आपके म्यूकोलाइटिक एजेंट का जो एग्जांपल है बेटा, मिस्टाब्रोन। ये म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं जो कि आपके कभी सभी म्यूकस के सिक्रेशन को कम कर सकते हैं या आपके प्यूपिल को डायलेट करने में भी या प्यूपिल के अंदर भी रिएक्शन देते हैं। म्यूकोलाइटिक का आपके म्यूकस को सीक्रेशंस को कम कर देंगे और उसको हटाने के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट आता है एंटीमाइक्रोबियल्स के एग्जांपल कौन कौन से आएंगे बेटा, टोब्रामाइसिन। ये टोब्रामाइसिन एक ही मेडिकेशन लिख लेते हैं, टोब्रामाइसिन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर आई इन्फ्लामेशन। ठीक है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और छठा बेसो एक्टिव। ये मेडिकेशंस हम इनहेलेशन के थ्रू ले सकते हैं। हमारा इनहेलेशन दो तरीके का होता है बेटा, एक तो होता है ड्राई इनहेलेशन, एक होता है मोस्ट या वेट इनहेलेशन। मैं रब कर दूं ये, एक तो होता है इनहेलेशन हमारा, कौन सा इनहेलेशन हो गया बेटा, एक तो हो गया हमारा ड्राई इनहेलेशन, DRYINHALTIO, ड्राई इनहेलेशन, जो कि नॉर्मली पाउडर्स के लिए यूज में किया जाता है। और एक कौन सा हो गया बेटा, मोस्ट इनहेलेशन। ये मोस्ट इनहेलेशन किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे स्टीम इनहेलेशन, जैसे कौन सा, स्टीम इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन। ये चीज समझ में आई बेटा, नेबुलाइजेशन और स्टीम इनहेलेशन। या कई बार इनहेलर्स भी आने लग गए आजकल, METERED, मीटर्ड डोज इनहेलर्स। ये इनहेलर्स आने लग गए हैं। अब जब हम बात करते हैं स्टीम इनहेलेशन की, स्टीम इनहेलेशन क्या होता है हम शॉर्ट में बता देते हैं बेटा। वार्म मोस्ट एयर, स्टीम मींस जो भाप, वो क्या होती है, वार्म होती है, मॉइस्चर के साथ होती है, आपके अंदर जाती है और आपके जो कफ जमा है उसको बाहर निकालने के अंदर हेल्पफुल होती है। इसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से चाहिए स्टीम इनहेलेशन के लिए, कई बार तो नेल्सन इनहेलर आता है, जग आता है, स्टीम टेंट के थ्रू भी देते हैं। स्टीम टेंट मींस एक तरीके से कवर करके चारों तरफ टेंट लगा दिया जाता है और अंदर स्टीम छोड़ दी जाती है। जैसे स्टीम बाथ लेते हैं ना, स्टीम बाथ में भी क्या होता है, कुछ तो स्टीम जाती है ना नाक के अंदर, तो वो नाक को भी फायदा करती है। और जब आप स्टीम आपकी बॉडी पे लेंगे तो आपके बॉडी के ऊपर भी फायदा करेगी ना बेटी। स्टीम चेहरे पे लेंगे तो आपके चेहरे के उसको खोल देगी, कहीं कोई जमा है, कोई पिंपल है, कोई कुछ है, तो उससे आपको रिलीज मिलेगा। तो स्टीम इनहेलेशन नॉर्मली पेशेंट को दी जाती है। आजकल जो एक नया आ गया नेबुलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। नेबुलाइजेशन, बेटा मेरी बात सुनना, इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन के अंदर तो क्या करते हैं बेटा, स्टीमर भाप देते हैं। स्टीमर के अंदर पानी का लेवल चेक किया, पानी भर दिया
और बटन ऑन कर दिया, उसके अंदर लगा रहता है, वो वहां से करंट के थ्रू भाप पैदा होती है। जिस भाप को आप लेते हो वो भाप आप इनहेल करेंगे तो अंदर जो आपके कफ जमा हुआ है, जो चीजें आपके अंदर जमी हुई है, वो बाहर एक्सपेक्टोरेंट मींस बाहर आप थूक कर निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा स्टीम इनहेलेशन। अब आता नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन बेटा प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन है एडमिनिस्टर्ड बाई इनहेलेशन। ये एक बेटा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके कि आप मास्क को मुंह पे लगा देंगे तो वो अपने स्टीम अपनी भाप को भेजता रहता है। जिस भाप को आप लेंगे तो वो आपके बॉडी के अंदर चली जाएगी। ये नेबुलाइजर आता है मार्केट के अंदर, नेबुलाइजर नाम से आता है। इसके अंदर नेबुलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर नेबुलाइजर जो है वो एक मशीन है। उस मशीन को हम जब ऑन करेंगे तो वहां से कनेक्शन होता है। कनेक्शन पे जब वो मास्क हम लगाते हैं, मास्क के नीचे एक जार होता है, उस जार के अंदर हम दवाई डाल देते हैं और जैसे ही हम ऑन करेंगे वो ढक 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 स्टार्ट हो जाता है और वो मशीन स्टार्ट होते वहां से अपने भाप को भेजती है। ये भाप इस दवाई के साथ मिलके ये भाप इस दवाई के साथ मिलके आता है और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जो उसका इफेक्ट है, यदि ब्रोंकोडायलेटर्स हम ले रहे हैं तो हमारी ब्रोंकस को डायलेट करेगा और यदि हम क्या कह रहे हैं, यदि हम कफ को कंट्रोल करने के लिए ले रहे तो वो हमारे कफ को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा आजकल मीटर्ड डोज इनहेलर। मीटर्ड डोज इनहेलर किसको बोलते हैं बेटा? जिनके अंदर फिक्स डोज आती है। अस्थमा वाले जो पंप लेते हैं ना, मुंह में जो लगाते हैं, बोलते हैं खींचो अंदर, लेते हैं, उसके अंदर फिक्स डोज आती है कि भाई इसके अंदर 20 डोज है, 60 डोज है, 15 डोज है। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि नॉर्मली वो इनहेलर जो होता है उस इनहेलर के पंप को मुंह में रखा जाता है, ब्रीदिंग नॉर्मल स्लोली स्लोली चलती है। इट शुड टेक अबाउट 5 to 10 seconds फॉर यू टू कंप्लीटली ब्रीद इन। 5 से 7 मिनट वो इनहेलर को अंदर लेके उसको प्रेस किया जाता है, उसको अंदर तक लिया जाता है जिससे कि वो मेडिकेशन आपके अंदर चली जाती है और आपको ब्रीथ 10 सेकंड के लिए रोक के रखना होता है। रोकने के बाद में जो आपकी मेडिकेशन आपने ली वो आपके बॉडी और आपके लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, फिर आप सांस छोड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये होते हैं विदाउट चेंबर वाले। आजकल जो विद चेंबर वाले जो एमडीआई आ गए, एमडीआई मींस मीटर्ड डोज इनहेलर्स। ये मीटर्ड डोज इनहेलर्स, इसमें ब्रीद इन स्लोली एंड कंप्लीटली थ्रू योर माउथ। इफ यूर ईयर हॉर्न लाइक साउंड यू आर ब्रीदिंग टू क्विकली एंड नीड टू स्लो डाउन। आपको स्लोली स्लोली लेना है, उस पंप को अंदर लेना है, इनहेल करना है, 10 मिनट कंट्रोल करना है, फिर छोड़ देना है। 10 सेकंड, मिनट नहीं, मिनट में तो वो खुद निकल जाएगा। 10 सेकंड कंट्रोल करना है, फिर उसको छोड़ देना है। ये नॉर्मली एमडीआई आते हैं बेटा, जो मीटर्ड डोज इनहेलर्स होते हैं जिनके अंदर फिक्स डोज आती है, फिक्स दवाई होती है जो कि आपके लिए एक्शन का काम करती है और आपको रिलीव करती है सिम्टम्स को। मीटर्ड जो डोज होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, मल्टी डोज वाले होते हैं, सूटेबल इन इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं। डिसएडवांटेज का क्या बेटा? इनका कोल्ड इफेक्ट जल्दी आता है इसके ऊपर। ये नॉर्मली फेरिंग्स के अंदर ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है दवा। ये पुअर वेंटिलेटर पेशेंट मींस जो पेशेंट सांस यदि नहीं ले पा रहा फुल्ली तरीके से तो उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं दिखाई जाती। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? हैंड ब्रीथ कोऑर्डिनेशन होता है। हैंड ब्रीथ कोऑर्डिनेशन मींस हाथ के द्वारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब का एग्जांपल हमने आपको बताया ना बेटा, एंडोट्रेकियल जो ट्यूब पाई जाती है ये हमारे एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। ये हमारे कोई पर्सन यदि सांस नहीं ले पा रहा तो उसको ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंश्योर ए कंसिस्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब। कई बार किसी पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो सांस नहीं ले पाता तो ये ट्यूब डायरेक्ट टंग को बाहर करते हुए अंदर माउथ के अंदर घुसा दी जाती है, डायरेक्ट आपके वेरिंग्स तक घुसा दी जाती है। फिर यहां से आपका एयरवे का कनेक्शन हो गया और यहां से एयर पुश कर दी जाती है। इसमें से सिरिंज से एयर पुश कर देंगे तो ये आपका फूल जाएगा। ये फूल गया तो आपके मुंह के अंदर
फंस जाएगा। आप यहां पर उसको वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट कर सकते हो, या जो ऑक्सीजन को यदि कोई पाइप है तो उससे कनेक्ट कर सकते हो, या नॉर्मली वेंटिलेटर के लिए काम में आती है। वेंटिलेटर मशीन से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो वेंटिलेटर वाली मशीन ऑक्सीजन फेंकती रहती है। वो ऑक्सीजन फेंकेगी तो ये जो है डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाएगी ये ऑक्सीजन। तो मींस जो पेशेंट एफर्ट नहीं ले रहा उसको भी ऑक्सीजन मिलेगी, और इसको यहां पर हम माउथ से फिक्स कर देंगे। आई समझ में? इसको हम इंजेक्शन के थ्रू पुश कर देते हैं जिससे ये फूल जाती है। ये कोई दवाई या कोई सक्शन करना होता है तो सक्शन ट्यूब, एक पतली ट्यूब इसके अंदर डाल के यहां से करके सक्शन से अटैच करके हम सक्शनिंग कर सकते हैं। यदि हमें नेबुलाइजेशन करना है तो हम नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा? सक्शन ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, सॉरी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब बोलते हैं। ये ईटी ट्यूब हमारे पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करने के काम में आती है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है जो कि पेशेंट को हम लगाते हैं। नॉर्मली ये क्या बेटा? ये नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है बेटा ओरल एंड नेजल यूज, लेकिन नोक नाक के अंदर तो इतनी चौड़ी नहीं जाएगी, ये ओरल रूट के अंदर जाती है। और डालने के बाद में यदि किसी पर्सन के अंदर कफ वफ आता है तो इसको प्रॉपरली सक्शन करना होता है। ये किन कंडीशनों में डालते हैं? जब कोई पर्सन अपना हम सांस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, हमें 2 मिनट आप सांस बंद करोगे, हम तड़पा के फिर सांस लेंगे, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट कोशिश नहीं करते उनको डायरेक्ट ये डाल दी जाती है और मशीन से कनेक्ट कर दी जाती है वेंटिलेटर से, और वहां से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट प्रेशर के साथ जाती है तो वो पेशेंट के लंग्स में पहुंचती है, और जिससे कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होता रहता है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब आ गई बेटा। नॉर्मल, अरे ऑक्सीजन जाएगी फिर थोड़ा सा यूं थोड़ी फेंकती रहेगी परमानेंट ऑक्सीजन, फिर टाइम लेगी, फिर CO2 बाहर निकलेगी, फिर ऑक्सीजन भेजेगी, फिर CO2 बाहर लेगी, फिर भेजेगी, फिर बाहर निकालेगी। अब जब नॉर्मली अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ते हैं वो आता सक्शनिंग। सक्शनिंग जो होती है बेटा, एक तो होती है एंडोट्रेकियल सक्शनिंग जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर करते हैं, ओरोफेरेंजियल और नेजोफेरेंजियल। बेटा मेरी बात सुनना, हमारे मुंह को या ओरल कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया फेरिंग्स को, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा जो हमारा ये मुंह है ना, इसको 3 जगह डिवाइड किया गया फेरिंग्स को। ओरोफेरिंग्स मींस ओरल कैविटी, नेजोफेरिंग्स मींस नेजल कैविटी, और पीछे फेरिंग्स के नीचे का जो एरिया उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। जब हमें किसी पर्सन का सक्शन करना होता है, सक्शन मींस मुंह में कुछ जम गया, वो थूक भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, म्यूकस भरा हुआ है और पेशेंट नहीं कर पा रहा, तो हम उसके क्या करते हैं, जो सक्शन ट्यूब आती है वो नाक में भी डालते हैं, मुंह में भी डालते हैं, और वो प्रेशर के साथ कनेक्ट होती है नीचे सक्शन एपरेटस से। तो वो प्रेशर से जो मुंह में कलेक्शन है वो पूरा कलेक्शन खींच के आपका कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बेटी, इसको बोलते हैं सक्शन एपरेटस। नॉर्मली सक्शनिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करते हैं हम लोग, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग करते हैं और नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग करते हैं बेटा, है ना। सक्शनिंग के दौरान एडल्ट का बेटा जो प्रेशर है पोर्टेबल सक्शन यूनिट का 8 से 15 mm ऑफ Hg होता है, चिल्ड्रन के लिए 5 से 8 mm ऑफ Hg होता है, इन्फेंट के लिए 3 से 5 mm ऑफ Hg होता है। ये सारे प्रोसीजर स्टेराइल टेक्निक से करने होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन इन दौरान नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो भी डिटेल्स पढ़नी है, जो भी क्वेश्चंस पढ़नी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी की हमारी फर्स्ट एड का भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और हमने वीडियोस नहीं बनाई, चलो हम बाद में बना लेंगे। बाकी इसके साथ ये नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी के लोगों को भी सजेस्ट करें। दोस्तों, जिन लोगों से मुझे उम्मीद है, जिन लोगों को मैं जानता हूं और जो मेरे हितैषी है, जो मुझे जानने वाले और जो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, वो यही करें, दूसरों को बताएं, शेयर करें और सुझाव दें, और कोई कमी है तो वो बताएं, हम श्योरली वी विल इंप्रूव इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।